हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज आज जो हम लोग चैप्टर पिक करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीवरेज एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सी एस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट एज वेल एज सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट. सो गाइज, ये चैप्टर समवेयर अराउंड 5 to 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है. एंड अगर आप मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दोगे तो ट्रस्ट मी, ये चैप्टर मैं विद लॉजिक आपके सामने बहुत कम समय के अंदर प्रेजेंट करूंगा एंड उसके बाद आप इस चैप्टर को भूल नहीं पाओगे. ट्रस्ट मी. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड लीवरेज. लीवरेज वर्ड कहाँ से आया? देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें पहले समझना पड़ेगा वर्ड रिस्क. तो एक पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे रिस्क को एंड देन फ्रॉम देयर वी विल ट्राई टू डिराइव द वर्ड लीवरेज. राइट गाइज, किसी भी बिजनेस के अंदर 3 तरह का रिस्क पाया जाता है. एक होता है बच्चे ऑपरेशनल रिस्क, देन इज योर फाइनेंशियल रिस्क एंड देन इज योर कंबाइंड रिस्क. मैंने कहा किसी भी बिजनेस के अंदर 3 तरह के रिस्क देखे जाते हैं: ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क. क्लियर है? जब भी मैं वर्ड रिस्क बोलता हूं तो ये सिंपली सिग्निफाई करता है ऑब्लिगेशन को. यानी कि लाइफ में जिस आदमी ने ऑब्लिगेशन लिया, माना जाता है कि उस आदमी ने रिस्क लिया. तो जो कंपनी ऑब्लिगेशंस ले रही है उसको हम बोलते हैं कि कंपनी क्या ले रही है? रिस्क ले रही है. ठीक है सर. अब ध्यान से समझना है आपने, ऑपरेशनल रिस्क कब माना जाता है? जब कोई पर्सन अपनी कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व करता है. यानी कि अगर आपकी कॉस्ट में एफसी पाई जा रही है तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है सर. फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क. कम ऑन, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है सर. और अगर आपने कॉस्ट में एफसी और कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट दोनों ले लिए तो आपने कंबाइंड रिस्क लिया, कंबाइंड ऑब्लिगेशन लिया, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड रिस्क. क्लियर है? यस सर. तो अगर कॉस्ट में एफसी और कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ये दोनों देखने को मिल जाए तो इसका मतलब आपने डबल ऑब्लिगेशन लिया, जिसको हम यहां पे नाम बोल देते हैं डुअल रिस्क और हम नाम दे देते हैं कंबाइंड रिस्क. ठीक है सर. अब होता क्या है कि बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना आप लोगों का रिटर्न भी ज़्यादा होता है. ऐसे पढ़ा था हमने. ये स्टेटमेंट गलत है बच्चे. ये गलत स्टेटमेंट पढ़ाई गई है आपको. हमेशा याद रखना, लाइफ में जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो ना तो रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है, उसकी रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है. ठीक है. और इस रिस्पॉन्सिवनेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? लीवरेज बोलते हैं. क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसका मतलब अगर कोई बिजनेस हाई रिस्क ले रहा है डज नॉट मीन कि वो हाई रिटर्न्स कमाएगा ही कमाएगा. एक चीज कंफर्म है कि अगर उसने हाई रिस्क लिया है तो अब उसे हाई रिस्पॉन्सिवनेस फेस करनी पड़ेगी. अब ये हाई रिस्पॉन्सिवनेस अगर फेवरेबल हो गई तो वो हाई रिटर्न्स दे देगी, और अगर वो अनफेवरेबल हुई तो वो हाई लॉस देगी आपको. क्या समझ आ रहा है? यस सर. तो मेरा क्वेश्चन है, रिस्क और रिटर्न के बीच में, रिस्क और रिटर्न के बीच में एक चीज आ जाती है जिसको हम यहां पर क्या नाम देते हैं? लीवरेज का नाम देते हैं. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर. तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लीवरेज तो आपने सिंपली क्या बोलना है? इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू रिस्क. सिंपल. ठीक है जी. तो अब मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी का रिस्क ज्यादा है तो उसका लीवरेज भी ज्यादा होगा. प्रॉफिट ज्यादा होगा ये जरूरी नहीं है. हां, अगर वो फेवरेबल है तो हाई प्रॉफिट, अनफेवरेबल है तो हाई लॉसेस. क्या समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया. आज के बाद हमें समझ आ गया कि जब जब रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, बट हां रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा ही होगी ये श्योर है. फेवरेबल होने पे हाई रिटर्न,
अनफेवरेबल होने पे हाई लॉस। क्या सबको क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं जरा। क्योंकि रिस्क 3 प्रकार की थी तो लीवरेज भी 3 प्रकार के ही होते हैं। तो लिखो टाइप्स ऑफ लीवरेज। टाइप्स ऑफ लीवरेज हमेशा याद रखिएगा कि लीवरेज 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है ओएल यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। अब आप समझ सकते हैं कि इनके नाम भी ऐसे ही रखे गए थे। देखो ओएल यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज रिस्पॉन्सिवनेस किस चीज का? ऑपरेशनल रिस्क का। यानी कि जिन कंपनीज में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी, क्या उन कंपनीज में ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा होगा? यस। जिन कंपनी में ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा होगी तो क्या उनमें ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगी? आंसर इज यस। समझ आ गया? तो मेरा क्वेश्चन है ओएल लीवरेज, ऑपरेशनल लीवरेज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ओआर। एंड ओआर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एफसी। तो ये लिंक बना दिया हमने, ठीक है सर। अब आगे आप बता दो। एफएल इज अगेन रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क। अगर एफएल ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी में डेट ज्यादा है। उल्टा चलेंगे अब हम, ठीक है ना। देखो जिन कंपनी में डेट ज्यादा होता है उन कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा आएगी। क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे बताओ जिन कंपनीज में एफसी और डेट दोनों ज्यादा पाए जाएंगे, क्या उनका कंबाइंड रिस्क ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से क्या उनका कंबाइंड लीवरेज भी ज्यादा आएगा? क्या समझ आ गया? यस सर। तो जस्ट इन 7 मिनट्स हमें समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवरेज एंड एक्चुअली में ये टर्म किसको एसोसिएट कर रही है, किसको इंडिकेट कर रही है। तो याद रखना कंपनी विद हाई लीवरेज का मतलब हमेशा समझ आना कि कंपनी हैज टेकन हायर रिस्क। हाई ऑपरेशनल लीवरेज का मतलब कंपनी हैज टेकन हायर ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू हाई फिक्स कॉस्ट। हाई फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब कंपनी हैज टेकन हाई फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू हाई डेट। क्या समझ आ गया? यस सर। अब मुद्दा ये आ जाता है कि सर हम इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता चला लगाएंगे कि ए और बी ये दो जो कंपनीज हैं इनमें से किसका ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा है? कैसे पता चलेगा? सर अगर मुझे डिसीजन लेना है कि ये दोनों में से बेटर कंपनी कौन है, या मुझे ये पता लगाना है कि दोनों में से किसका ऑपरेशनल रिस्क कम है या किसका ज्यादा है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा ओके फाइन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि किसका ऑपरेशनल रिस्क कम है या किसका ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा है, हम आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना सिखा देंगे। जैसे ही आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना सीख जाएंगे तो वही बेसिस पर आपका क्या निकलेगा? ऑपरेशनल रिस्क, और पता चल जाएगा कि किस कंपनी का ओआर कम है, किस कंपनी का ओआर ज्यादा है। क्लियर है? यस। बिकॉज इट्स अ रिविजन क्लास सो आई कैन नॉट गिव यू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, तो मैं स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं। कौन मुझे बताएगा ओएल कैसे निकलता था? एनीबडी? बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हालांकि इसका डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया हुआ है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी है उनको मालूम है हाउ टू डिराइव दिस। तो ओएल इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एंड एफएल अगर पूछा जाए तो कम ऑन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। इसको भी हमने डिराइव किया था कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपसे कहा था आपको कुछ नहीं करना है कि इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर दीजिए, और उसी के बेसिस पर हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस पढ़ी थी और हमने इस तरह से ये फाइंड आउट करा था दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज लीवरेजेस। ठीक है जी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है बच्चे, अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है ना? तो हमने डिराइव किया था प्रॉपर तरीके से कि हाउ दीज फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड। एंड एनीवन हु कैन टेल मी सीएल क्या होता था? सीएल के दो तरीके हैं, ओएल इंटू एफएल कर दीजिए, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। आपको जैसे ठीक लगता हो यू कैन कंप्यूट कंबाइंड लीवरेज यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। क्लियर है? ठीक है सर। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने ओएल निकाला और आंसर आ गया 5 टाइम्स। याद रखना लीवरेज का आंसर हमेशा किस में आता है? टाइम्स में आता है बेटा। एफएल आ गया 2 टाइम्स, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया 10 टाइम्स।
नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये होता क्या है? तो अब समझेंगे जरा ध्यान से। देखिए, जब मैं ये बोलता हूं ना कि OL इज 5 टाइम्स, जब मैं ये लाइन बोलता हूं OL इज 5 टाइम्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पॉन्सिवनेस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्पॉन्सिवनेस। किस में? देखो, OL अगर 5 टाइम्स है तो इसका मतलब ये है दैट परसेंटेज चेंज इन ऑपरेशनल प्रॉफिट्स यानी कि EBIT will be 5 times percentage change in your sales. Now please try to understand वो क्या कह रहा है। Responsiveness 5 गुना होगी, मतलब अगर सेल बढ़ेगी 10% से तो EBIT बढ़ेगा 50% से। 5 टाइम्स। अगर मैं ये 20% बढ़ा दूं तो ये बढ़ जाएगी 100% से। 5 टाइम्स। आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जितना ये ज्यादा होगा, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, मतलब क्या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन ऑपरेशनल प्रॉफिट उतनी ज्यादा होगी ड्यू टू चेंज इन सेल्स। क्या समझ आ गया या नहीं? यस सर। इसीलिए हम लोगों को OL का एक फॉर्मूला और रटवा दिया जाता था। कौन सा वाला? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई एम वेरी श्योर आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला कैसे बना समझ आ गया? बिकॉज OL रिप्रेजेंट करता है रिस्पॉन्सिवनेस इन ऑपरेशनल प्रॉफिट्स ड्यू टू चेंज इन सेल्स। तो जितना ये रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगा उतना ही कंपनी ज्यादा रिस्क ले रही है। बच्चा कहता है सर कैसी बातें करते हो, रिस्क कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। नहीं, ध्यान से सुनो। आप फेवरेबल सोच रहे हो इसलिए अच्छा लग रहा है, अनफेवरेबल सोचो समझ आ जाएगा। सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट 50% से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सेल घटी तो क्या प्रॉफिट 50% से घटेगा भी? यस। तो याद रखना, रिस्पॉन्सिवनेस फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। उसने सिर्फ ये बोला कि वो 5 टाइम्स रोटेट करेगा, लेकिन प्लस में भी 5 गुना होगा, माइनस में भी 5 गुना होगा। तो इसका मतलब इन एनी केस जो भी होगा तुम्हारी जिंदगी में, क्या वो 5 टाइम्स होगा? यस। पॉजिटिविटी भी 5 टाइम्स आएगी और नेगेटिविटी भी 5 टाइम्स आएगी। तो जब आप श्योर नहीं हो तो क्या मैं ये मान के चलूं कि कहीं पे भी जा सकता हूं? और जब मैं कहीं पे भी जा सकता हूं तो क्या ये रिस्क सिग्निफाई करता है? यस। बताओ, अगर मैं इसको 15 कर दूं तो मतलब आपने हायर रिस्क ले लिया। कैसे सर? अगर वो फेवर में चला गया तो 15 गुना ज्यादा, और अगर अनफेवर में गया तो 15 गुना कम। क्या सबको क्लियर है? यस सर। OL हमें पूरा समझ आ गया। वेरी गुड। तो OL के 2 फॉर्मूलाज, एक कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT टू कैलकुलेट। वंस कैलकुलेट हो जाएगा तो वी विल यूज द रिलेशनशिप फॉर्मूला जो हमें यह बताएगा कि EBIT का चेंज कितने टाइम्स होगा चेंज ऑफ सेल्स के। क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं FL पर। FL फाइनेंशियल लीवरेज। मान लीजिए फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स है। अब बच्चा कहता है ये क्या संकेत देता है? सुनो, फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन EBT, कई लोग इसको EPS भी बोलते हैं, विल बी ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब अगर मेरा EBIT 2% बढ़ेगा या 10% बढ़ेगा तो उसका डबल मेरा EBT या EPS बढ़ जाएगा। EBT क्या होता है बेटा? अर्निंग बिफोर टैक्स। EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। क्या सबको क्लियर है? यस सर, समझ आ गया सर। तो इसीलिए FL को एक फॉर्मूला दिया गया था, परसेंटेज चेंज इन EBT स्लैश EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्लियर है? तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर FL। तो हालांकि ये फॉर्मूला कंप्यूटेशन में नहीं मदद आता, रिलेशनशिप निकालने में हेल्प करता है। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लीवरेज अगर हाई है तो क्या रिस्पॉन्सिवनेस इन EPS ज्यादा आएगी ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉफिट्स? कम ऑन, ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉफिट्स। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है। क्या कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है तो क्या कंपनी ने रिस्क भी ज्यादा लिया है? यस। कौन सा वाला? फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होने से क्या कंपनी को रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा मिलेगी? किसमें? EPS में। किसकी वजह से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से। क्लियर है? यस सर। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज CL। मान लो CL इज 10 टाइम्स। बच्चा कहता है क्या मतलब है इसका? CL इज 10 टाइम्स। तो सुनिए ध्यान से, जब भी मैं ये लाइन बोलता हूं कि कंबाइंड लीवरेज इज 10 टाइम्स,
तो इसका मतलब ये हो गया, क्या मैं इसमें ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों रिस्क को कंसिडरेशन में ले रहा हूं? यस। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी 10 टाइम्स, ईपीएस के बदले में आप ईबीटी लिख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ईबीआईटी नहीं लिख सकते, ईबीटी लिख सकते हो, क्लियर है? अर्निंग बिफोर टैक्स लिख सकते हो, ठीक है? 10 टाइम्स होगा किसके? परसेंटेज चेंज इन सेल्स के। मतलब अगर सेल बढ़ेगी 10% तो इंटू 10 100% से मेरा ईपीएस बढ़ जाएगा, और अगर कहीं सेल गिर गई बाय 10% तो क्या मेरा ईपीएस 100% से गिर जाएगा। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। सो 3 फॉर्मूलाज ओएल, एफएल, सीएल निकालने भी आ गए, और उनका हमें रिलेशनशिप भी समझ आ गया कि हमें वो वैल्यूज क्या संकेत देगी, क्या इंडिकेट करेगी। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर निकाल के दीजिए, मैं उसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है? यस सर। लेट्स से किसी कंपनी की सेल है 10 लाख, वीसी है उसकी 30%, ठीक है, और एफसी दिया हुआ है कंपनी का 3.5 लाख, क्लियर है? एंड बस इतना ही क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा फाइंड आउट करके दो मुझे ओएल, बस इतना ही क्वेश्चन है, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। सर वेरी सिंपल सर, मैं क्या करूंगा पता है? मैं सेल लिखूंगा 10 लाख, वीसी 3 लाख, कंट्रीब्यूशन 7 लाख, एफसी 3.5, सर मेरा ईबीआईटी भी आ जाएगा 3.5 लाख। बिल्कुल सही है। तो ओएल का फॉर्मूला क्या था सर मेरा? सर ओएल का फॉर्मूला आपने दिया था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दैट इज 7 अपॉन 3.5, यानी कि 2 टाइम्स। बहुत बढ़िया। अब इसका इंटरप्रिटेशन दे दो। सर इंटरप्रिटेशन ये था कि अगर ओएल 2 टाइम्स है तो हमारा जो ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज आएगा वो ट्वाइस होगा किसका? परसेंटेज चेंज इन सेल्स का। बिल्कुल सही। तो लेट अस चेक दिस। एक काम करते हैं, सेल को 10% से बढ़ा देते हैं। बताओ 10 लाख को अगर मैं 10% से बढ़ाऊंगा, क्या ये 11 लाख हो जाएगा? यस। अगर सेल बढ़ी बाय 10% ड्यू टू वॉल्यूम, तो क्या वीसी भी बढ़ेगा बाय 10%? बिल्कुल। तो 3.3 लाख हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो कौन मुझे बताएगा डिफरेंस? क्या 7.7 आएगा? यस। ये 3.5 ही रहेगा? यस। ये हो जाएगा 4,20,000। कितना हो जाएगा? 4,20,000। तो मुझे बताओ 4.20 ही होगा ना? आई थिंक सो, यस 4.20 आएगा। हाँ, तो कौन मुझे बताएगा ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 70,000। मुझे बताओ परसेंटेज कितना होगा? 70 अपॉन 3.5 इंटू 100, सर 20% होगा। देखो मैंने बिना सॉल्व करे ही बता दिया था। परसेंटेज सेल अगर 10% से बढ़ेगी, क्या हमारा ईबीआईटी 20% से बढ़ेगा? यस। तो मैं तो बिना सॉल्व करे आपको आंसर दे सकता था कि इसका 20% निकाल लो, 70,000 वो ऐड कर दो, आंसर 4.20 आएगा। समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। बिल्कुल सिमिलर वे में क्या हम एफएल और सीएल को भी अप्लाई कर सकते हैं? यस। पहले कैलकुलेट करो, फिर यूजिंग दैट वैल्यू क्या हम रिलेशनशिप यूज करते हैं? यस सर। तो आई एम वेरी श्योर ओएल, एफएल, सीएल, क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी बोलो, कैन आई लॉक ओएल, एफएल, सीएल? आंसर इज यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी चैप्टर के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, एंड देन ट्राई ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर आज आपका पूरा खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो लिखो जरा, लिखो जरा। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, कौन सा वाला पढ़ा था, कौन बताएगा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो लिख लीजिए इट इज लेवल ऑफ ईबीआईटी, एक ऐसा ईबीआईटी लेवल वेयर ईपीएस विल बी 0। मतलब जब हम उतना ही कमाते हैं जिससे जिससे हम आउटसाइडर्स को पे कर सकें, डेट पे कर सकें, प्रेफरेंस वालों को पे कर सकें, बट नथिंग शुड बी लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नथिंग शुड बी लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी गुड। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब भी निकालना होगा तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो? ईबीआईटी निकाल रहे हो। और इस ईबीआईटी की खास बात क्या होगी कि इस ईबीआईटी पे ईपीएस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है सर। तो अब मुद्दा ये था कि कैसे करें, हम कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद कराता हूं कैसे। देखो
बहुत सिंपल है वैसे तो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर EBIT जस्ट बराबर होगा टू पे इंटरेस्ट एंड टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब आपने उतना ही कमाया जितना आप बाहर वालों को दे सको। अब बाहर वाले कौन थे? डेट वाले और प्रेफरेंस वाले। तो डेट वालों को क्या देना था? इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस वालों को क्या देना था? PD। अगर आपने उतना ही कमाया जितना बाहर वालों को दे सको, तो क्या ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन है? आंसर इज यस, बिल्कुल है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि PD पोस्ट टैक्स आइटम है, यस। तो PD देने से पहले क्या उससे रिलेटेड टैक्स पे करना पड़ेगा? यस। बिना टैक्स पे करे एप्रोप्रिएशन तो आप कर ही नहीं सकते। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें PD देने से पहले टैक्स देना पड़ेगा? यस। तो अब हमें निकालना पड़ेगा PD बिफोर टैक्स। क्या निकालना पड़ेगा? PD बिफोर टैक्स। और किसी भी चीज को बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं? 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने क्या बोलना है? अ पॉइंट वेयर EPS इज 0, it is obtained by equating EBIT with two things, one is interest, one is PD, but क्योंकि PD appropriation है तो आप बिना टैक्स पे करे नहीं पे कर सकते, तो वी विल मेक इट प्री टैक्स, और उसको प्री टैक्स करने के लिए हम डिवाइड करेंगे बाय 1 माइनस टैक्स रेट। सो सिंपल। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? यस। तो EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। उम्मीद करता हूं चैप्टर पूरा समझ आ गया है। अब कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कंपनी ने फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है, बस मुझे इतना बता दो कि इसका मतलब कंपनी ने कौन सा रिस्क एक्स्ट्रा लिया हुआ है, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। एंड ड्यू टू दिस ऑपरेशनल रिस्क कंपनी का कौन सा लीवरेज हाई आएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज हाई आएगा। सो सिंपल ना। आई होप सो क्लियर। यस। सो इस तरह से आप किसी भी चीज को रिलेट करके यू कैन फाइंड आउट कि किस चीज का इंपैक्ट किस चीज पर पड़ने जा रहा है। क्लियर है? यस। अच्छा, एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि जब मैं फॉर्मूले बता रहा था आपको, यहां पर देखेंगे जरा FL का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस ना हो तो मुझे बताओ क्या ये PD 0 हो जाएगा? यस। तो फिर उस केस में कौन मुझे बताएगा, क्या EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्या यहीं तक बात खत्म हो जाएगी? यस। तो कई किताबों में फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT लिखा होता है, तो घबराना नहीं, ये आप तभी लिख सकते हो जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस ना हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है तो क्या PD 0 हो जाता है? यस। और PD 0 होते ही ये फैक्टर पूरा हट जाएगा, तो खाली EBIT माइनस इंटरेस्ट बचेगा, और EBIT माइनस इंटरेस्ट सिंपली क्या होता है? EBT होता है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर फाइनेंशियल लीवरेज। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। आई एम वेरी श्योर चैप्टर ऑफ लीवरेज आपको क्लियर हो चुका है। नाउ स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये बहुत इजी लगेगा। राइट? थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं जल्द विद द अनदर चैप्टर, एंड कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक रिवीजन बेसिस पर उसको भी 20 से 25 मिनट के अंदर मैं खत्म कराऊंगा। राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।